स्वागत करते हैं आप सभी प्यारे बच्चों का हम लोगों का प्यारा सा प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो बाबू आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो आप लोगों का बुक 2 है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, इस बुक 2 का हम लोग चैप्टर 1 का बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करा दिया गया है। अब हम लोग जो हैं इसका जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 आप लोगों का संरचनात्मक परिवर्तन से जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। और आप अगर इस क्लास को लगा लेते हैं तो यहां से और आप लोगों को कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम लोग जो हैं बाबू जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप में जो पूछा जाएगा वही सबको क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 4 नंबर में जो पूछा जाता है वो सबको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को सबसे पहले पूछा गया है संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। चैप्टर का नाम है हम लोगों का संरचनात्मक परिवर्तन। पूछा गया है कि संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। देखिए, किसी समाज या संस्था की मूल संरचना में होने वाला बड़ा और स्थायी बदलाव को हम लोग संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि किसी समाज और संस्था में, किसमें सर, समाज में, और समाज के संस्था में अगर उसका जो मूल संरचना है यानी कि उसका जो बुनियादी ढांचा है, इसी बुनियादी ढांचा में अगर कोई परिवर्तन आएगा, इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे सर, ना कहेंगे आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। देखिए, संयुक्त, जैसे आपका अगर उदाहरण देखेंगे तो संयुक्त परिवारों का एकल परिवारों में बदलना, यानी कि पहले अगर देखेंगे, इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आपका जितने भी परिवार हुआ करता था वहां मामा, उसके बाद चाचा चाची, आपका जितने भी बड़े पापा होते थे, दादा दादी, सब एक साथ मिलकर के एक परिवार बनाते थे, जिस परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार कहते थे। लेकिन अभी अगर देखेंगे बाबू, चाचा चाची जो है अपने परिवार में मस्त हैं और दादा दादी भी अपने जगह में है, लेकिन वर्तमान का परिवार अभी एकल परिवार है। तो पहले परिवार संयुक्त था, अभी एकल बन गया है। तो आपका स्ट्रक्चर में, समाज का जो संरचना था उसमें परिवर्तन आया कि नहीं, तो आप बोलेंगे सर हाँ परिवर्तन तो आया। इसी परिवर्तन को तब आप क्या बोलिएगा, तो इसी परिवर्तन को हम बोलेंगे संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, और देखिए, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में बदलना, जैसे जैसे आपका औद्योगिकरण बढ़ता है उसी तरीके से गांव के लोग जो है धीरे धीरे उद्योग में काम करने के लिए, कारखाने में काम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं सर। इसी शहर में जो चले जाते हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, औद्योगिकरण के जरिए अगर आपका गांव से शहर में चले जाएंगे, ग्रामीण जीवन से आपका नगरीय समाज में चले जाना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका संरचनात्मक परिवर्तन का ये एक उदाहरण है। ठीक है बाबू, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोगों को नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, हम लोगों को दूसरा प्रश्न में चलेंगे, उपनिवेशवाद। हम लोगों को इस पहला चैप्टर में उपनिवेशवाद के बारे में कई सारा जानकारी दी गई है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर कॉलोनियलिज्म ये असल में है क्या, क्या था आपका कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है ना, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर वहां के राजनीति, अर्थव्यवस्था और संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो क्या हो रहा है उपनिवेशवाद में, एक आपका शक्तिशाली राज्य क्या कर रहा है, कमजोर देश के ऊपर कब्जा करके वहां के राजनीति के ऊपर, वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर और वहां का जो आपका संसाधन था, इसी संसाधन के ऊपर अगर अपना नियंत्रण जमा ले तब उसको हम लोग क्या कहेंगे ना सर, उपनिवेशवाद कहेंगे। बार बार आप लोगों को हम कहे हैं कि जैसे आपका ब्रिटेन हम लोगों का क्या किया था, ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश था, ये हम लोगों के कमजोर भारत के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था और भारत का जितना सामान
था उस सब सामानों को ढो ढो करके अपना देश में लेके चला जाता था। जितना संसाधन था उस पर जो है ब्रिटेन का कब्जा कर हो गया था। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू, हो गया है। तो अब हम लोग उपनिवेशवाद को छोड़ करके नेक्स्ट प्रश्न में चले जाएंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत की शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा। आप लोग जितने भी बच्चे हैं बाबू, आप लोग अपने दोस्तों को जरा शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों का चैप्टर जो 1 है संरचनात्मक परिवर्तन, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करेंगे। पूछा गया है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत का शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा। किस व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूछा गया है। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी माध्यम की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। तो ब्रिटिश भारत ने क्या किया ना, भारत में आकर के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में का शुरुआत किया जो आपका अंग्रेजी माध्यम से था। तो ब्रिटिश का जो आपका भारत में शिक्षा प्रणाली था वो किस माध्यम में था सर, ना सर अंग्रेजी माध्यम में था। ठीक है, उसके बाद कहा गया है शुरुआत किया गया है जिससे पाश्चात्य विचारधारा और भाषा का प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। जितने भी आप लोगों के हम लोग आपका ज्ञानी व्यक्ति आए हैं, सब जो हैं आपका स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सब जो हैं अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। जैसे महात्मा गांधी बार बार बोलते हैं कि हम लोगों का अपना भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन वो जो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किए हैं, वो जो आपका अफ्रीका में जाकर के वकालत किए हैं, वहाँ तो आपका हिंदी नहीं चलता था, वहाँ कौन सा भाषा चलता था। तो उन लोगों को भी जो है इसी अंग्रेजी माध्यम में जो है सब हर जगह में बात करना पड़ता था। तो अंग्रेजी माध्यम का आपका विकास हो गया किस टाइम में ना, उपनिवेश, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद शुरू हुआ भारत में, तो शिक्षा प्रणाली में इसी तरीके से परिवर्तन आया था। जितने भी आपके लोग थे सब जो है अंग्रेजी माध्यम से आपका पढ़ना पड़ रहा था। उसके बाद देखिए औद्योगिकीकरण यानी कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अर्थ है। औद्योगिकीकरण के बारे में आपको पूछा गया है। चैप्टर में आपको कहा गया है मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, किसके माध्यम से ना सर, कम आपका मानव संसाधन का कम उपयोग होगा और मशीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अगर बड़े पैमाने पे हम लोग उत्पादन करेंगे तब उसको क्या कहेंगे सर ना, औद्योगिकीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, औद्योगिकीकरण कहेंगे। देखिए इस औद्योगिकीकरण में आपका मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है ना, भाप के माध्यम से बिजली जैसे गैर मानवीय ऊर्जा स्रोतों पर जो है ये निर्भर करता है। यानी कि ये अगर उद्योगीकरण होगा, इसमें किसका उपयोग होगा सर, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग होगा। और मशीन का उपयोग करने के लिए आपको भाप के माध्यम से बिजली और गैर मानवीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा जो है आपको चलाना पड़ेगा। तो औद्योगिकीकरण के बारे में भी हम लोग समझ लिए हैं कि मशीनों के द्वारा अगर काम किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, उसको हम लोग औद्योगिकीकरण कहेंगे। और औद्योगिकीकरण अगर होगा, कारखाना अगर किसी जगह में लगेगा तो उस जगह में आपका क्या होगा ना सर, धीरे धीरे वहां पर आपके लोग आके बसना शुरू कर देंगे। तो वहां धीरे धीरे जो है शहर बन जाएगा और उसी शहर बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नगरीयकरण यानी कि अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अब आपको पूछा गया है 5वां नंबर सवाल में नगरीकरण यानी कि आपका अर्बनाइजेशन का क्या अर्थ है या फिर नगरीकरण क्या है, इतना पूछा जाएगा। तो आपको जवाब में लिखना है जब शहरों की संख्या, आकार और जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसे हम लोग कहते हैं नगरीकरण। तो कब नगरीकरण इसको कहा जाता है, जब कोई गांव है वो शहर बनने लगता है और शहर की जनसंख्या बढ़ने लगती है, शहर के आकार में वृद्धि होने लगती है, तो इसी वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे सर, नगरीकरण कहेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आ गया है? तो समझ में आ गया है तो जरा लाइक कर दीजिए। तो समझ में आएगा तो आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। नगरीकरण प्रक्रिया औद्योगिकरण से जुड़ी होती है। ये जो नगरीकरण की प्रक्रिया है ये किससे जुड़ी होती है सर, ये आपका औद्योगिकरण से जुड़ी होती है। ठीक है, औद्योगिकरण से आपका जुड़ी होती है। और अब आते हैं बाबू
औद्योगिक क्षरण, ठीक है, जो भी आपका नगरीयकरण की प्रक्रिया, ये आपका हमेशा औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि कहीं अगर कारखाना लगेगा यानी कि उद्योग लगा है तभी वहां पर नगरीकरण होगा, यानी कि शहर बनने लगेगा। इतना तो आप लोगों को सभी पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चल जाएंगे। औद्योगिक क्षरण क्या होता है, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण में क्या होता है, औद्योगिकीकरण में क्या होगा ना सर, वहां पर नए नए कारखाने बनाए जाएंगे, लेकिन कहीं अगर औद्योगिकीकरण होगा तो किसी जगह में जो है औद्योगिक क्षरण होगा। जैसे ब्रिटेन में आपका 19वीं सदी में क्या हो रहा था ना, वहां पर बड़े बड़े कारखाने बन रहे थे और कारखाना में बना हुआ सामान जो है कम पैसा में बन रहा था, और भारत में जो आपका ज्यादा मजदूर लगा करके सामान बन रहा था उसका दाम ज्यादा था और ब्रिटेन का सामान का दाम कम था। इसी वजह से जब दोनों बाजारों में, दोनों सामान में जब आपका टक्कर हुआ तब भारत का ज्यादा दाम का सामान कोई खरीदना नहीं चाहता था, तो भारत में क्या हुआ, धीरे धीरे उद्योग जो है आपका खराब होने लगा। इसी को हम लोग कहेंगे औद्योगिक क्षरण, यानी कि उद्योग धीरे धीरे जो है कम हो जाना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों का जो है नष्ट हो जाना और औद्योगिक क्षरण कहलाता है। यानी कि ब्रिटिश जब शासन चल रहा था उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में आपका भारतीय पारंपरिक उद्योग का क्या हुआ, इसका आपका नष्ट हो गया, और जितने इस पारंपरिक उद्योग के साथ जुड़े हुए लोग थे उन लोगों का भी जो है रोजगार धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी को हम लोग औद्योगिक क्षरण के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर औद्योगिक क्षरण क्या है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो औद्योगिक क्षरण आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए इसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है औद्योगिक क्षरण भारत का आर्थिक ढांचा को कमजोर करता है। यानी कि औद्योगिक क्षरण के वजह से और उद्योग अगर धीरे धीरे कम होने लगेगा, कारखाने अगर कम होने लगेंगे तो भारत का जो आर्थिक ढांचा है वो कमजोर तो होगा ही होगा। हाँ सर, उद्योग अगर कम होगा, कारखाना अगर कम लगाया जाएगा तो धीरे धीरे औद्योगिक ढांचा में परिवर्तन आएगा और कम हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो औद्योगिक क्षरण क्या है, औद्योगिकीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इस चैप्टर में आप लोगों का जितना तरीके का टॉपिक है सभी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कोई बच्चे अगर एक्सप्लेनेशन को नहीं भी देखा है, अगर केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लेता है ना, तो उसका ये जो आपका चैप्टर 1 है आप लोगों का, बुक 2 का आपका संरचनात्मक परिवर्तन, इस चैप्टर से कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना मेरा गारंटी है बाबू। सभी जो है टॉपिक को इस चैप्टर में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। केवल आप लोग मुझे 40 मिनट का समय दीजिए, 40 मिनट का समय दीजिए, सभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 40 मिनट भी नहीं लगेगा, 40 मिनट भी आप लोगों का नहीं लेंगे, पूरा एकदम एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आप लोग देखते रहिए। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए। MSA राव के अनुसार नगरीकरण के कितने प्रकार हैं? यानी कि एक व्यक्ति थे बाबू जिनका नाम था आपका MSA राव, और इन्होंने आपका भारत के गांव के ऊपर खोज किया। भारत के जो गांव हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, वहां का आपका धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था जो है मजबूती हो रहा है, और उनके द्वारा गांव के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने आपका गांव को जो है 3 तरीके के नगरीकरण के अनुसार 3 प्रकार में बांटा। कितने प्रकार में बांटा प्रश्न पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि सर 3 प्रकार में बांटा कुल। पहला जो प्रकार है वहां को कहता है प्रवासी गांव, जहां पर आपका प्रवासी मजदूर रहते हैं उसे हम कहेंगे प्रवासी मजदूर वाले गांव। यहाँ क्या होता था ना, यहाँ पर जो है लोग जो हैं आपका जितने भी लोग हैं काम करने वाले, वो सब लोग आपका शहर में काम करते हैं, और शहर से जो है वो आपका जो रोजगार करते हैं वो पैसा आपका गांव में भेजते हैं, और गांव में जो है आपका वहां पर धीरे धीरे विकास होता है। वहां गांव शहरी लोग जो है गांव में पैसा भेजने के कारण वहां पर उन लोगों का घर बनता है, आपका धीरे धीरे शहर का जो गांव का जो है उन्नति होने लगता है। वही कहा गया है, वैसा गांव को हम लोग कहेंगे प्रवासी मजदूर वाला गांव, जो काम करने के लिए बाहर चले गए हैं। उसके बाद देखिए औद्योगिक शहरों के निकटवर्ती गांव, यानी कि मान लीजिए ये आपका शहर है जहां पर आपका उद्योग लगाया गया है, ठीक है,
आपका उद्योग लगाया गया है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। और इसी उद्योग के अगल बगल में जो गांव रहेगा, इस उद्योग लगाने के चलते इसके अगल बगल का जितने भी गांव है बाबू, इस गांव का धीरे धीरे उन्नति होने लगेगा। तो इस तरीके का जो गांव है, इन गांव को आपका MS श्रीनिवास ने क्या कहा ना, औद्योगिक शहरों के निकटवर्ती गांव। साथ साथ आपका महानगर अगर रहेगा, ये मान लीजिए फिर महानगर है, तो इस महानगर के आपका बगल में जो गांव रहेगा उसका क्या होगा, ये जो है धीरे धीरे आपका शहर में बदलने लगेगा। और इन गांवों का जो है दाम, जो है जमीनों का दाम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ये भी धीरे धीरे अब शहर में परिवर्तित होने लगेगा। इस 3 तरीके के आपका गांव का बारे में आपका MS श्रीनिवास के द्वारा कहा गया है। अगर आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर नहीं 2 नंबर मिल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। साथ साथ आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें भी पूछा जा सकता है। इसका जवाब देख लेंगे। औपनिवेशिक काल में कौन कौन से बंदरगाह और शहर विकसित किया गया। हम लोग बाबू औपनिवेशिक काल को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहा गया है 3 पर्टिकुलरली आपका बंदर जो है इसको बनाया गया था। पहला जो बंदर है बाबू, मुंबई बंदरगाह, यानी कि बंबई नाम था उस टाइम में, और यहां से आपका कपास लेके जाया जाता था इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में क्या लेके जाया जाता था, बंबई से कपास लेके जाया जाता था। कलकत्ता, यानी कि जिसको हम लोग कोलिकाता या फिर कोलकाता के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा जूट यानी कि पटवा उत्पादन होता था, जिसको हम लोग पटसन कहते हैं। ये पटसन जो है कोलकाता से इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और मद्राज, जिसको हम लोग अभी चेन्नई नाम के बंदरगाह के नाम से जानते हैं, यहाँ से आपका कॉफी भेजा जाता था। क्या किया जाता था सर? कॉफी भेजा जाता था। उसके बाद चीनी जो होती है, इस चीनी को जो है आपका यहीं से ही किया जाता था, भेजा जाता था। कॉफी, चीनी, उसके बाद कहवा, ये सब आपका मद्राज से भेजा जाता था। ठीक है, ये 3 बंदरगाह आपका बड़े बड़े शहर व्यापार के केंद्र बन गए थे। यहीं से आपका निर्यात और आयात होता था। ठीक है, ये तीनों के बारे में आप याद कर लीजिएगा, और जो बताए हैं साथ साथ उसको भी याद कर लीजिएगा। आप लोगों को इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक तब नहीं छूटेगा। बढ़िया से आप अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे पूरा जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। आप लोगों का सोशियोलॉजी का बुक 1 जो है वो खत्म कर दिए हैं। उसका नाम था आप लोगों का भारतीय समाज। उस भारतीय समाज एक परिवर्तन, उसको जो है हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। जितने भी 7 आप लोगों का चैप्टर था, कुल 7 चैप्टर 7 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो है हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों का बुक 2 है, भारत में सामाजिक विकास एवं परिवर्तन। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इस बुक में भी आपका 8 चैप्टर है। कुल 8 अध्याय को भी हम लोग खत्म कर देंगे। पूरा सोशियोलॉजी आप लोगों के लिए लेके आए हैं एकदम फ्री में। आप लोग जुड़ेंगे नहीं, आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा प्यार नहीं देंगे तो मन जो है बाबू बहुत भावुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, अपना जो टॉपिक है उसमें लौटते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन में भूमि स्वामित्व में क्या परिवर्तन हुआ। जब आपका ब्रिटिश शासन काल आया, भारत में अंग्रेज शासन करने लगे, तो भूमि व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया ना सर, यहाँ पर जमींदारी प्रथा जो है शुरू हो जाने लगी। जमीन का मालिक जो है एक आदमी को बना दिया गया, और उस जमींदार जो है बाकी किसानों को काम करता था, बदले जो है कुछ सामान, कुछ जो फसल जो है लेके भाग जाता था। ठीक है, जबरदस्ती भी लेके भाग जाता था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ ना, किसान को डायरेक्ट जमीन दे दिया गया और बोला गया तुम खेती करो, किसानी करो, उसके बदले में फसल जो है अंग्रेज को दे देना। इस प्रथा को लागू करने से क्या हुआ, जितने भी किसान थे उस किसानों पर भारी आपका कर का बोझ पड़ गया, यानी कि जो आपका फसल हुआ उस फसल को जो है ये लोग अंग्रेज सभी लेके भाग जाते थे, जिस वजह से उनके ऊपर बोझ पड़ गया और वो लोग जो है आपका कर्जदार हो गए। ये सब चैप्टर के बारे में, ये सब टॉपिक आपका संरचनात्मक परिवर्तन इस चैप्टर में है। अगर ये सब अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का एग्जाम में तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए बाबू साथ में हमेशा जुड़े रहिए, और अपने जो दोस्त हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी रखा है उसको भी जोड़ने का कोशिश करिए।
चलिए अब देखिए, चाय बागानों के मजदूरों की भर्ती किस कानून के तहत हुई थी, होती थी? यानी कि आपका एक कानून है जिस कानून के तहत चाय बागान के जितने भी लोग हैं उन चाय बागान की आपका श्रमिकों का नियुक्ति होता था। आपका जितने भी चाय बागान के मालिक थे उन चाय बागान का मालिक का जो है दबदबा आपका भारत का राजनीति में था, और वही चाय बागान के मालिकों ने आपका बंगाल ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट, ये आपका एक्ट को पारित किया गया था जिसका संख्या 111 था। इस एक्ट के वजह से, इस कानून के वजह से बाहरी जितने भी राज्य के आपके लोग थे उन लोगों को पकड़ पकड़ के असम का चाय के बागान में लेके चला जाया जाता था और वहां पर उन लोगों को खटाया जाता था। तो यही वो कानून था जिसके वजह से आपका चाय बागान के मजदूरों को काम करने में मजबूर किया जाता था। और ये कानून आपका 1863 के तहत मजदूरों को जो है इसमें भर्ती किया जाता था। कब आया था पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा सर 1863 में बंगाल ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट आया था। ठीक है, और इसका संख्या आपका 111 है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आपका असम भेज दिया जाता था। कहाँ भेज दिया जाता था सर? ना, असम में सबसे ज्यादा चाय का खेती होती है इसलिए असम भेज दिया जाता था। अगर प्रश्न रहेगा बाबू कौन से देश में भेज दिया जाता था तो आप लिखेंगे सर मॉरिशस भेज दिया जाता था। मॉरिशस, कहाँ भेज दीजिएगा? मॉरिशस भेज दिया जाता था। अगर आपको पूछा जाएगा कौन सा राज्य में भेज दिया जाता था, कौन सा राज्य में, ना आपको भेज दिया जाता था असम राज्य में चाय का खेती करने के लिए, जबरदस्ती। ठीक है, तो हम लोगों का जितना भी आपका छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है वो सब हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में। लॉन्ग आंसर टाइप में भी जितना प्रश्न होता है उसको भी कवर कर लेंगे तो अपना जो चैप्टर 1 है एकदम कंप्लीट हो जाएगा पानी के जैसा। और आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा, बोलना ना पड़े बाबू, दबा दीजिएगा। परिवार बढ़ेगा तभी ना मजा आएगा। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में जो अंग्रेज सब शासन करने के लिए आए थे तो भारत में कुछ प्रभाव पड़ा था कि नहीं बताइए? हाँ सर, बहुत प्रभाव पड़ा था। कौन कौन सा प्रभाव पड़ा था वही लिखने के लिए तो बोला है। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। कौन कौन सा क्षेत्र फिर बताते हैं, याद रखना है इसलिए दोबारा बताएंगे। पहला क्षेत्र था आपका राजनीति, दूसरा आपका सामाजिक क्षेत्र में, तीसरा आर्थिक क्षेत्र, चौथा सांस्कृतिक और शैक्षिक पांचवा। इन सभी क्षेत्रों में आपका अंग्रेजों का दबदबा बना रहा, अंग्रेजों ने इस सभी क्षेत्रों में प्रभाव डाला। ठीक है, उसके बाद देखिए मेन पॉइंट के रूप में आप लोगों को लिखना है। इसी तरह आप लोगों को लिखना है आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जब होगा तभी तो आपको नंबर देगा, या फिर जैसे तैसे लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा नंबर देगा। उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, 1-2 नंबर का पॉइंट डाल डाल के, तब आपको जो एग्जामिनर है बढ़िया से नंबर देगा। अगर 4 रहेगा तभी वो फुल नंबर देगा, नहीं तो 4 में से 2 देके आपको छोड़ देगा, अलविदा अलविदा, आपको अलविदा कर देगा। समझ में आया? उसके बाद देखिए चलते हैं, पहला परिवर्तन अगर देखेंगे वो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन था। देखिए, भूमि व्यवस्था में बदलाव जमींदारी प्रणाली रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू होने से किसान पर जो है शोषण और बढ़ गया और कर्ज बढ़ गया। तो पहले जो व्यवस्था में परिवर्तन आया था वो भूमि व्यवस्था में था और इस वजह से जो है किसान के ऊपर और भी कर का बोझा बढ़ गया था। तो ये हो गया हम लोगों का पहला परिवर्तन। भारत में पारंपरिक उद्योगों का विनाश होने लगा। तो ये क्या हुआ, जितने भी आप लोगों का पुराने हथकरघा में जो है पोशाक बनाया जाता था उन सभी का जो है विनाश होने लगा और अंग्रेज के जो कारखाने से जो सामान बन करके आते थे वही सब भारत का जो बाजार है उसमें फैलने लगा। ठीक है, ढाका का जो मसलिन कपड़ा था वो भी बिकना बंद हो गया। ठीक है, इस तरीके से पारंपरिक उद्योग का जो है विनाश हो गया। अंग्रेजी शिक्षा और भाषा का प्रसार हुआ। जब अंग्रेज भारत में आए तो वो लोग तो भारत में आपका भारतीय भाषा को नहीं मानेंगे। वो लोग अगर हिंदी को चलाएगा तो किस तरीके से बोलेगा, बोल नहीं पाएगा। इसलिए वो लोग जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया। वुड्स डेस्पेच नाम का आपका कानून आया जो
उसके जरिए जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है लागू कर दिया गया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। उसके बाद देखिए आधुनिक प्रशासन, न्यायालय, संसद जैसी आपका संस्थाओं की स्थापना होने लगी। यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए तब भारत में उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब कहाँ की गई ना, आपका कलकत्ता में की गई। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जज यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट का जज कौन थी ना, सर एलिजा इम्पे थे। इम्पे थी नहीं, सर एलिजा इम्पे था। ठीक है। उसके बाद देखिए तो न्यायालय का स्थापना किया गया अंग्रेजों के द्वारा, संसदीय प्रणाली का व्यवस्था किया गया और आधुनिक प्रशासन में जो है बदलाव आया। उसके बाद और क्या बदलाव आया ना, सामाजिक असमानता और शोषण में वृद्धि हो गई। यानी कि समाज में जो है असमानता और भी बढ़ गया। जो जमींदार हुआ करता था वो जमींदार और भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और किसान और भी गरीब होने लगे। उन लोगों का खाना भी एक दिन अगर एक टाइम खाना नसीब होता था तो दूसरा टाइम खाना नसीब नहीं होता था, इतना गरीब हो गए थे। इस वजह से समाज में जो है धीरे धीरे असमानता और भी बढ़ने लगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का भारत का औपनिवेशवाद का भारत के ऊपर इस तरीके से प्रभाव पड़ा था। आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। अगर आ गया एग्जाम में तो छाप दीजिएगा, नंबर भी आपको जो है छपा हुआ मिल जाएगा। एकदम बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हम लोगों को क्या कहा गया है देखेंगे। औद्योगिकरण और नगरीकरण के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बीच कुछ संबंध है? अगर संबंध है तो क्या संबंध है, ये पूछा गया है। देखते हैं बाबू। औद्योगिकीकरण ने नगरीकरण को गति दी है। जो औद्योगिकरण है इसके वजह से यानी कि कारखानों का स्थापन की वजह से नगरीकरण जो है धीरे धीरे बढ़ गया है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होती है? अगर औद्योगिकरण होगा तो वहां पर आपका नगरीकरण यानी कि शहर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। औद्योगिकीकरण से कारखाने बढ़े जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो गए। तो कारखाना जहां बन जाएगा और कारखाना में कौन काम करेगा? लोग काम करेंगे। तब क्या होगा ना सर, कारखाने की वजह से रोजगार बढ़ जाएगा। लोग गांवों से शहरों की ओर आने लगे। लोग धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ आएंगे क्योंकि कारखाना कहाँ लगाया जाता है? गांव के अंदर कोई कारखाना लगाता है? नहीं लगाता है, शहर के अंदर लगाता है। तो गांव से लोग शहर की तरफ आएंगे काम करने के लिए। शहरों का विस्तार हुआ और नगरीय जनसंख्या और भी बढ़ गई। धीरे धीरे ये जो शहर, गांव के लोग शहर में आने लगे तो शहर का जनसंख्या बढ़ने लगेगा और आपका गांव का जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगेगा। क्या हुआ? अगर हम लोग देखेंगे तो 19वीं आपका सदी तक क्या कहा गया है? आपका शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ करके आपका 74% हो गई थी। जब 18वीं सदी में आपका जनसंख्या कितना था? तब आपका 20% जनसंख्या शहर में रहता था। तो 19वीं सदी में आकर के 74% जनसंख्या जो है गांव में आकर के बसने लगी। ठीक है। इस तरीके से परिवर्तन आया। अगर लंदन में देखेंगे तो आपका 20वीं सदी में 7 करोड़ की जनसंख्या हो गई थी। जहां आपका 19वीं सदी में 1.1 करोड़ जनसंख्या थी, वहां पर आपका 7 करोड़ जनसंख्या हो गई। इस तरीके से शहर का जो है परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा। और देखिए शहरों का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ा, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो हैं विकसित होने लगी। धीरे धीरे शहर का जहां विकास होने लगेगा, इतने लोग आ गए हैं तो उन लोगों का इलाज के लिए जो है चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होगी, वही होने लगी। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का प्रश्न था औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बीच क्या संबंध है ना सर? इस तरीके से अगर औद्योगिकीकरण होगा तो नगरीकरण भी होगा। लोग आएंगे, औद्योगिकीकरण की वजह से उद्योग में काम करने के लिए लोग आएंगे तो शहर का जो है धीरे धीरे विकास होने लगेगा। यही कहा गया है। अब तीसरा नंबर प्रश्न में चलेंगे बाबू। औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का भारत में कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं? भारत के ऊपर पर्टिकुलरली प्रभाव के बारे में पूछा है तो भारत के बारे में हम लोग लिखेंगे, ज्यादा इधर उधर का नहीं बताएंगे। ब्रिटिश औद्योगिकीकरण का भारत का प्रभाव जो है पड़ा था, जो निम्नलिखित है। भारत में पारस्परिक उद्योगों का पतन हो गया। पारंपरिक जो उद्योग है यानी कि जो पुराना उद्योग है उसका पतन हो गया। तो भारत में आपका प्रयोग हुआ तो आपका
भारत का जो आपका पुराने जमाने के जो कारखाने थे वो सब जो है धीरे धीरे बंद होने लगे। सूरत, ढाका जैसे नगर आपका धीरे धीरे नष्ट होने लगे। सूरत में वहां पर कपास से जो है आपका कपड़ा बनाया जाता था। ढाका में क्या किया जाता था, मसलिन, ढाका का मसलिन एकदम मखमली आपका सूते का कपड़ा बनता था, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। मुसलीपट्टनम नाम का एक आपका शहर था जो धीरे धीरे आपका नष्ट होने लगा। और वो शहर तो नष्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो शहर बसाया वो सब शहर कोलकाता, उसके बाद मुंबई, मद्रास, ये सब बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये सब औपनिवेशिक शहर का जो है विकसित हुआ। ये सूरत, ढाका, मुसलीपट्टनम, ये सब तो धीरे धीरे आपका कम होने लगी, ये सब जो है नष्ट होने लगा। लेकिन बंबई, कलकत्ता और मद्रास जो है बढ़ने लगा, यानी कि पुराना जो शहर था उसका जो है धीरे धीरे घटने लगा दबदबा, और ये सब नए नए जो शहर थे ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गई। भारतीय कारीगर जो थे, जो पारंपरिक पद्धति में जुड़े हुए थे, पुराने तरीके से अपना हाथ के जरिए जो है आपका काम किया करते थे और पोशाक बनाया करते थे, उन लोगों का रोजगार खत्म हो गया। भारत केवल कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बन गया। भारत में जब लोग आपका काम करना ही बंद कर रहे थे कि भैया बिक ही नहीं रहा है तो किसके लिए आपका बनाएं, इस वजह से भारत क्या किया, जो सब कच्चा माल बनाता था, कपास आपका उत्पादन होता था, पटसन उत्पादन होता था, उसके बाद आपका कॉफी, चाय, ये सब क्या करेगा भारत का आदमी, सब जो है आपका कच्चा माल को जो है भेजने लगा। इसलिए भारत क्या बन गया, कच्चा माल को आपूर्ति करने वाला देश बन गया। ठीक है, हम लोगों का 3 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया है, और बाकी जितने भी टॉपिक आप लोगों को पूछा जाता है सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ भी आप लोगों का सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बाबू, और यही सब जो है आप लोगों का एग्जाम में आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों का पूरा सोशियोलॉजी का 2 बुक को हम लोग खत्म करेंगे। पहला जो बुक था बाबू भारतीय समाज एक परिवर्तन, वो हम लोग खत्म कर दिए हैं। दूसरा जो बुक है हम लोगों का भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ये चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 जो है आज हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी कर दिया गया है एक क्लास में, दूसरा क्लास में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव किया गया है। पहला क्लास का एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में जाकर के सर्च करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी, इतना लिख दीजिएगा, सफल एकेडमी लिख दीजिएगा, तो आपके पास सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और जो है इस तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं, ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं, और पूरा सोशियोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ाई कीजिए, फ्री में पढ़ाई कीजिए यूट्यूब में, और सब्सक्राइब बटन को जो है दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए इसमें चलते हैं हम लोग। औपनिवेशिक नगरों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि औपनिवेशिक कौन कौन सा नगर बना और इसका भारत में भूमिका क्या रहा, किस तरीके से बना, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। देखिए जितना कहा गया है हम लोगों को किताब में उतना ही हम लोग जानेंगे। औपनिवेशिक आपका काल में कुछ बंदर नगर आपका संस्थापित हुई। क्या हुआ ना, कुछ बंदर नगर जो है ये स्थापित हुआ। ठीक है, ये शहर भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संपर्क का केंद्र बना। ये क्या किया ना सर, भारत का कच्चा माल जो था वो ब्रिटेन भेजता था, और ब्रिटेन में बन करके जो है फिर वो सब सामान भारत आता था, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच ये जो है एक कड़ी के रूप में काम करने लगा। ठीक है, और देखिए औपनिवेशिक काल में विकसित होने वाला कौन कौन सा ऐसा नगर था। यहां पर हम लोगों को 3 नगर के बारे में कहा गया है खास करके। पहला जो नगर है वो हम लोगों का बंबई नाम का नगर है, और यहां से क्या भेजा जाता था, बंबई को अगर देखेंगे बाबू इस तरीके का अगर हम लोग मैप बनाएंगे तो इस जगह में हम लोगों का है महाराष्ट्र नाम का अभी वर्तमान का राज्य है, और इसी महाराष्ट्र नाम का राज्य में आपका काली मिट्टी पाया जाता है। क्या मिट्टी सर, काली मिट्टी पाया जाता है। और इसी काली मिट्टी में आपका क्या होता है, इसी काली मिट्टी में आपका कपास का खेती ज्यादा होता है। कपास जो है सबसे ज्यादा काली मिट्टी में उगता है, इसीलिए यहां पर जितना भी कपास उगता था सभी कपास को आपका जो है बंबई नाम का बंदरगाह से जो है आपका इंग्लैंड लेके चला जाया जाता था। तो कपास के निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र क्या था सर, बंबई था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर आपका एक आपका बंदर बनाया गया था जो आपका
कलकत्ता बंदर था। क्या नाम था इसका सर? कलकत्ता नाम था। ठीक है, और ये कलकत्ता के आसपास जो है बाबू, अभी वर्तमान में जो आपका पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जूट यानी कि आपका पटसन, जिसको हम लोग पटवा बोलते हैं, वही जो है सबसे ज्यादा उगता था। और कलकत्ता बंदरगाह से क्या भेजा जाता था सर? जूट उद्योग और व्यापार इसी कलकत्ता से होता था। और यहाँ पर आपका कॉफी होता था, इसी मद्रास बंदरगाह यहाँ है, और इसी मद्रास बंदरगाह से आपका कॉफी जो है पूरा ले जाके इंग्लैंड में फेंक दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से आपका 3 बंदरगाह था, नील, कॉफी और चीनी। इन तीनों चीज का कहां से लेके भेजा जाता था सर? मद्रास से भेजा जाता था। तो इतना अगर पढ़ लिए हैं तो औपनिवेशिक बंदर का क्या भूमिका था, औपनिवेशिक काल में बंदर के बारे में अगर पूछेगा तो आपको इन 3 बंदरगाह के बारे में लिख देना है, और वहां से क्या क्या भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था, वो सब लिख देना है। तो आप लोगों का जो है बंदरगाह के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन शहरों के माध्यम से ब्रिटेन को कच्चा माल और भारत को विदेशी वस्तुएं मिलती थी। यानी कि विदेश से जो सामान है बाबू, इसी बंदर के माध्यम से भारत आता था, और भारत का जितना भी आपका सामान था सब इसी बंदरों के माध्यम से ब्रिटेन भेज दिया जाता था, यानी कि इंग्लैंड अंग्रेजों के पास भेज दिया जाता था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ लिए हैं। जितना बच्चे को समझ आ रहा है सभी लाइक कर दीजिएगा। 5वां नंबर जो सवाल है उसमें चल जाएंगे। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण के प्रयासों का वर्णन कीजिए। बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों के लिए समझा समझा के पढ़ा रहे हैं, और जो है सभी बच्चे जो है बाबू क्लास को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने महसूस किया कि भारत का विकास करने के लिए बड़े उद्योग का होना अनिवार्य है। प्रश्न हम लोगों का था, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण का प्रयास का वर्णन कीजिए। किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया, इसको हम लोग वर्णन करना है। तो स्वतंत्र भारत के जितने भी नेता थे उन लोगों को मन में हुआ कि बाबू अगर भारत को विकास करना है तो वहां के जितने भी उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग हैं, उन लोगों का विकास करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आपका अनिवार्य रूप से विकास करने का ठान लिया गया। और इसके लिए क्या क्या काम किया गया देखिए। पहले जो है सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रोत्साहित किया, यानी कि सरकार ने ठाना कि हम लोग जो हैं सरकारी क्षेत्र का सबसे ज्यादा धीरे धीरे बढ़ावा देंगे। यानी कि सरकारी अस्पताल बनेगा, सरकारी आपका तेल शोधन कारखाना बनेगा, सरकारी लॉ कारखाना बनेगा। इस तरीके से सरकारी चीजों के ऊपर सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने का काम किया गया। उसके बाद भारी उद्योग का स्थापना किया गया। हम बताए हैं भारी उद्योग क्या होता है सर? लौह उद्योग जो होता है ये भारी उद्योग होता है। उसके बाद तेल शोधन कारखाना भारी उद्योग होता है, रेल इंजन का कारखाना भारी उद्योग होता है। सभी जो है भारी उद्योग का धीरे धीरे स्थापना किया जाने लगा। आत्मनिर्भरता और विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। आपका औद्योगिकीकरण का विकास के लिए जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था, और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने भी बड़े बड़े उद्योग है बाबू, सभी बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को के योजनाकार के बारे में पूछा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इसके बारे में लिखना है सर, पीसी महलानोबिस जो है, पीसी महलानोबिस आपके इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो है योजनाकार थे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण के लिए क्या किया गया है उसके बारे में पूरा जानकारी है। सबसे पहले सरकार ने जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र के ऊपर जोर दिया, उसके बाद भारी उद्योग के ऊपर जोर दिया, उसके बाद आत्मनिर्भर रूप से विकास करने के लिए कुछ कुछ योजनाएं बनाए गए उनके द्वारा। ठीक है, इतना अगर लिख देंगे तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया क्यों तेज हुई? यानी कि स्वतंत्र भारत जब आया, इसके पहले जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब औद्योगिकरण जो है उतना बड़ा नहीं था। तब जो है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा आपका उद्योग बढ़ रहा था, लेकिन भारत में उद्योग नहीं बढ़ रहा था। भारत में ला करके आपका बेचा जाता था, भारत में नहीं बनाया जाता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तब क्या हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया जो है और भी तेज हो गई। क्यों तेज हो गई भैया? अब धीरे धीरे उद्योग जो है, धीरे धीरे कारखाना भारत
भारत में लगा दिया गया। और जब भारत में कारखाना लगा दिया गया तो गांव से लोग उसी कारखाना में काम करने आए, तो कारखाना के अगल बगल का जो गांव था वो जो है विकसित होने लगा, और विकसित होने की वजह से धीरे धीरे नगरीकरण होने लगा। स्वतंत्र भारत का जो नगरीकरण का कारण था, सबसे पहला कारण अगर देखेंगे तो औद्योगिकीकरण और रोजगार का अवसर। औद्योगिकीकरण बढ़ा जिस वजह से इन कारखानों में काम करने के लिए रोजगार मिल गया। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुविधा के लिए शहर में लोग अधिक रहने लगे। जितना भी आपका शहर देखेंगे वहां आपका बड़े बड़े आपका अस्पताल मिलेगा, तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहेगा। उसके बाद जितना बड़ा बड़ा शहर है वहीं पर आपका बड़े स्कूल रहेंगे, यानी कि शिक्षा व्यवस्था भी वहाँ बेहतर है, तो लोग इसी वजह से तो वहाँ रहते हैं। और गांव में आपका ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना ही एक अस्पताल मिलेगा, ना ही पढ़ने के लिए आपका ढंग से स्कूल मिलेगा। इस वजह से लोग गांव में छोड़ करके जो है धीरे धीरे शहर में बसने लगे। सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा जो है धीरे धीरे इसी योजनाओं के द्वारा बनाई गई कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं शहर के तरफ चले जाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए भूमंडलीकरण भी इसका एक प्रभाव रहा। भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर एक बाजार को, दुनिया का एक आपका मार्केट को दूसरे मार्केट के साथ जोड़ देना, यानी कि अमेरिका के अंदर कस्बे के अंदर क्या बन रहा है उस चीज को भारत में बेचा जाएगा, और भारत के गांव के अंदर जो सामान बेच रहा है आपका बन रहा है उसको अमेरिका में बेचा जाएगा। इसी सिस्टम को भूमंडलीकरण कहते हैं, जिस कारण से आपका शहरीकरण और भी धीरे धीरे तेज हो गया। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोगों का क्या पूछा गया है, देखिए उसके बाद वाला प्रश्न में MSA राव द्वारा बनाए गए, देखिए MSA राव द्वारा बनाए गए नगरीकरण के 3 प्रकार क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करने के लिए बोला गया कि सर MSA राव के द्वारा जो 3 प्रकार बनाए गए थे, हम जो है बाबू इसको शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्लियर किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं। MSA राव ने जो है 3 प्रकार के आपके गांव के बारे में वर्णन किया, और इसी 3 प्रकार के गांव के बारे में आप लोगों को बोलने के लिए बताया गया है। उनका कहना था कि नगरीकरण का प्रभाव केवल शहर तक आपका सीमित नहीं है, ये बगल के गांवों तक भी फैल चुका है। उन्होंने नगरीकरण का 3 प्रकार बताए। ठीक है, उनका कहना था कि केवल शहर में आपका उन्नति नहीं हो रहा है, शहर में विकास नहीं हो रहा है, गांव में भी इसका विकास हो रहा है। और इन्होंने आपका 3 प्रकार के गांव के बारे में बताया। पहला जो है बाबू प्रवासी मजदूर वाला गांव, दूसरा आपका औद्योगिक शहरों के निकटवर्ती गांव, और तीसरा महानगर के पास वाला गांव। महानगर के जो पास वाले गांव थे वो भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, वो भी धीरे धीरे शहर में बदलने लगे। और जितने जैसे आपका भिलाई है बाबू, भिलाई का जो आसपास के क्षेत्र है, भिलाई आपका शिल्प नगर है। बिहार क्या है ना सर, यहाँ पर आपका कारखाना है, तो ये आपका औद्योगिक नगर है। क्या है सर? सर ये आपका औद्योगिक नगर है। और इसी औद्योगिक नगर के अगल बगल में जो गांव है वहां पर लोग जाकर के रहते हैं, जिस वजह से उस गांव का भी है आपका विकसित होने लगा है। इसी तरीके से कहा गया है एक प्रवासी मजदूर वाला गांव, जहां जिस गांव का लोग जो है दूसरे जगह में काम करने चले जाते हैं और वहां से पैसा भेज दिया करते हैं, जिस पैसे से जो है उस गांव का आपका विकास होता है। इस तरीके का इसको प्रवासी आपका मजदूर वाले गाँव कहेंगे। तो इस तरीके से आपका 3 प्रकार का गाँव के बारे में कहा गया है MSA श्रीनिवास के द्वारा। अब देखिए ब्रिटिश शासन में चाय बागानों की स्थापना और श्रम प्रणाली के बारे में बताना है। हम लोग ब्रिटिश प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, और वह उस टाइम में आपका चाय के बागान में श्रमिकों को किस तरीके से काम कराया जाता था वो पढ़ेंगे। कब स्थापना हुआ था आपका चाय का बागान का ना 1851 में असम में चाय का उद्योग शुरू हुआ। तो सबसे पहले कहां शुरू हुआ सर? असम में शुरू हुआ। कब हुआ? 1851 में शुरू हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, VBI ऑब्जेक्टिव है। श्रमिकों को दूसरे राज्यों से जो है जबरन लाया गया। एक कानून पारित किया गया जिसको बंगाल लेबर्स लॉ कहते हैं, जिसको बंगाल ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स लॉ एक्ट कहते हैं। इसी आपका एक्ट के जरिए दूसरे राज्यों से, यानी कि आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपका झारखंड से
कहाँ भेज दिया जाता था? झारखंड से लोगों को जो है 1935 के टाइम पे आपका मॉरिशस भेज दिया जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। श्रमिकों को दूसरे राज्य में आपका असम भेज दिया जाता था। झारखंड से उठा करके लोगों को असम नाम का राज्य में भेज दिया जाता था। बिहार से लोगों को आपका असम में चाय बागान में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। और इसके लिए आपका बाध्य कर आपका एक कानून पास किया गया था जिसका नाम बंगाल ट्रांसफर ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट। इसकी आपका संख्या क्या थी ना? संख्या 111 था। और कब आपका पारित हुआ था ना सर? 1863 में इस कानून को पारित किया गया था, जिसके तहत मजदूरों को जो है बांध करके जोर जबरदस्ती काम कराया जाता था। श्रमिकों का शोषण हुआ और जीवन जो है इन लोगों का कठिन हो गया। इसी असम में जो है वहां पर आपका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर आपका विकास नहीं है और वहां पर कई तरीके के जो है बीमारी फैल जाता है। आपका कुछ आपका बुखार होता है, जुकाम होता है, जो बहुत ही खतरनाक था। उस टाइम में आपका असम में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं था, जिस वजह से श्रमिकों को जो है बहुत ही आपका परेशानी का सामना करना पड़ता था और इस तरीके से आपका श्रमिकों के ऊपर जबरन काम कराया जाता था। यही कहा गया है श्रम प्रणाली आपका किस तरीके से था, वर्णन कीजिए। वर्णन हम कर दिए हैं, तो आप लोगों को याद कर लेना है बहुत ही बढ़िया से। अब हम लोगों का बाबू 2 और क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा और चैप्टर 1 से एक्सप्लेनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, तीनों तो हम लोग कर लिए। अब चैप्टर 1 में आप एकदम मजबूत हो गए हैं बाबू। पूरा एकदम क्लास को कर लीजिए, पूरा एक एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। इसके बाहर आप लोगों को कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। किताब उठा करके जब लाइन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, हाँ यही सब तो पढ़े हैं और यही सब इसे तो पूछा जाएगा। तो चलिए बाबू 9वां नंबर प्रश्न में जितने बच्चे जुड़े हैं थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। औपनिवेशिक काल में नगरों का पतन और विकास का आपका वर्णन कीजिए। यानी कि जो नगर हुए थे बाबू उसका धीरे धीरे पतन होने लगा, यानी कि वो जो है नष्ट होने लगा। इसके बारे में पूछा गया है, बताते हैं आपको। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में नगरों के ऊपर गंभीर प्रभाव देखे गए। कुछ बंदर शहर विकास हुआ और कुछ भारतीय बंदर शहर का जो है विनाश भी हो गया। यानी कि आपका ढाका, मछलीपट्टनम, उसके बाद आपका कुछ पुराना जो सूरत था, ये सब शहर का जो है आपका विनाश हो गया और बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों शहर का आपका विकास होने लगा। और विनाश किसका हुआ? जो आपके पुराने शहर थे, मुर्शिदाबाद, सूरत, मछलीपट्टनम, ये सब का जो है धीरे धीरे आपका पुराने शहर जो है पतन होने लगा, यानी कि इन लोगों का विनाश होने लगा। ठीक है, यही कहा गया है पूरा आपका आंसर में। नई औद्योगिक आपका जो औपनिवेशिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंबई, कलकत्ता और मद्रास का जो है विकास होने लगा। बंबई से आपका कपास भेजा जाता था, मद्रास से आपका नील, चाय ये सब भेजा जाता था और कलकत्ता से जूट भेजा जाता था, जिसको पटसन कहेंगे। ब्रिटिशों ने इन शहरों को व्यापार और सैन्य का केंद्र बनाया। व्यापार और सैन्य कहाँ सबसे ज्यादा था ना सर? इन्हीं 3 क्षेत्रों में था, जिसको बंबई, कलकत्ता और मद्रास के नाम से जानते हैं। इसमें भारतीय शहरी की ढांचा में जो है नया स्वरूप आया। पुराना जो मुर्शिदाबाद था, पुराना ढाका, मछलीपट्टनम, सूरत, ये सब आपका बड़ा बड़ा शहर जो है विनाश हो गया, खत्म हो गया और उसके जगह में कलकत्ता, मद्रास और बंबई आया। कितने बार बोले हैं ये सब शब्द, आप लोग तो बोर हो गए होंगे सुन सुन के। ठीक है बाबू, याद कर लीजिए इन तीनों शब्द के बारे में। और पूछा जाता है कलकत्ता जो शहर है ये किसके द्वारा आपका बनाया गया था ना सर? जॉब चार्नक नाम का एक अंग्रेज व्यापारी थे, जिसका नाम जॉब चार्नक था। इनके द्वारा आपका बनाया गया था क्या ना सर? कलकत्ता, सूतानूटी और गोविंदपुर। कोलिकाता, सूतानूटी और गोविंदपुर नाम का 3 गांव को लिया गया था और 3 गांव के द्वारा जो है आपका इन 3 गांव में आपका लीज में लिया गया था, पट्टा में लिया गया था। सूतानूटी, गोविंदपुर और आपका कोलिकाता, इन तीनों गांव को जो है आपका कोलकाता नाम का
शहर जो है बनने लगा। तब ये 3 गांव था, उसके बाद धीरे धीरे कलकत्ता नाम का शहर बनने लगा। और जॉब चार्नोक नाम का जो व्यक्ति थे, ये जो है कलकत्ता नाम का जो शहर आप देखते हैं, इसी कलकत्ता शहर का स्थापना इनके द्वारा किया गया था, जॉब चार्नक के द्वारा। ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न आप लोगों का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश चाय बागान के मालिकों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। श्रमिक जितना आपका शोषित होता था, मालिक जो है उतना खुशहाली का जीवन जीता था। मालिक का जो है बाबू एकदम जिंदगी जो है लग्जरी जिंदगी थी, यानी कि 5 स्टार जिंदगी जीता था। ब्रिटिश चाय बागान के मालिक की जीवन शैली हम लोग देखेंगे, वे आलीशान बंगलों में रहते थे। उन लोगों का बंगला जो है बाबू, उन लोगों का बंगला में बरामदा में क्या क्या सामान था वो दूर से ही आप अगर देखेंगे तो वो सब चकचकाती हुए दिखता था। यानी कि वे आपका आलीशान बंगलों में रहते थे, जिनके चारों ओर सुंदर बाग रहता था, यानी कि बगीचे, बाग बगीचे से जो है भरा हुआ था। आलीशान वो लोग बंगले में रहते थे। अंग्रेजी शैली की वस्तुएं इंग्लैंड से मंगवाया जाता था। आपका जितना भी आपका सामग्री है, पाउडर, साबुन, उसके बाद जितना भी आपका टब, सोने आपका नहाने के लिए टब होता है ना, वो टब, सभी चीज जो है बाबू लेके आया जाता था। कहां से? इंग्लैंड से लेके आया जाता था। उनके नौकर चाकर, माली, बावर्ची, ये सब प्रशिक्षित होते थे, यानी कि नौकर को भी ट्रेनिंग दिया जाता था, बावर्ची को भी ट्रेनिंग दिया जाता था किस तरीके से खाना बनाना है। नौकर को ट्रेनिंग दिया जाता था कि किस तरीके से जो है मालिकों के साथ पेश आना है। सभी चीज का जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। बागान के मालियों को बागीचा कैसे संभालना है, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता था। चाय बागान का मालिक जो है आपका आराम का जीवन जीता था, और उसके जो आपके जितने भी श्रमिक थे बाबू, वो श्रमिक जो हैं आपका घाटा में रहते थे, और उन लोगों को बाहरी राज्य से ला करके आपका जोर जबरदस्ती काम कराया जाता था। उनका जीवन भोग विलास और विलासिता में भरा हुआ था, यानी कि उनका जीवन एकदम भोग विलास में जीता था वो लोग। अब उनका बताया गया है, उनका यानी कि किनका, ये जो कहा गया है बाबू आपको, बागान के चाय मालिक थे, ये कौन थे? बागान के मालिक कौन थे? ये सब ब्रिटिश थे। आपको पूछा जाएगा बाबू, बागान का जो मालिक था, चाय बागान के मालिक कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे सर, चाय बागान का जो मालिक था, चाय बागान के मालिक अंग्रेज हुआ करते थे। चाय बागान के मालिक अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, अंग्रेज थे। इतना जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, तो यहां पर आप स्टार लगाइए। ठीक है, आप लगा दीजिए स्टार, और ये आपको याद रखना है। तो आज जो है बाबू आप लोगों का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है सभी हो जाता है कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग क्लास बनाया गया है, आप सर्च करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव बाय सफल एकेडमी। बाय सफल एकेडमी लिख दीजिएगा, सोशियोलॉजी बाय सफल एकेडमी, तो आपको जो है ये सब क्लास आपको मिल जाएगा, और आपका तैयारी जो है यहाँ से पूरा 100% एकदम हो जाएगा। छोटा से छोटा टॉपिक जो है बाबू हम लोग कवर करते हैं, कोई भी टॉपिक आप लोगों का नहीं छूटता है। इसलिए आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी, वो दोस्त भी आपका थोड़ा उनको भी मदद हो जाएगा। और हम लोगों का क्रैश कोर्स बाबू लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपको क्रैश कोर्स में पढ़ना है तो इस नंबर में आप कॉल कीजिएगा। क्या करना है सर? इस नंबर में आपको कॉल करना है। कॉल करने से आपको पता चल जाएगा ऐप के बारे में, ऐप का लिंक भेज दिया जाएगा या फिर आपको ऐप भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐप भेज देने पर आप ऐप को जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड करके। इंस्टॉल करने पर वहां पर आपको जो है, जो हम लोगों का बैच है, जो हम लोगों का क्रैश कोर्स है बाबू, उस कोर्स में आप जुड़ जाएंगे। और कोर्स में जब जुड़ जाएंगे तब आप लोगों का जो है बाबू जितने तरीके का सोशियोलॉजी का जो आपका प्रश्न पूछा जाता है,
पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। और सोशियोलॉजी का पूरा अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है तो साथ में जुड़े रहेंगे। आज ही हम लोग यहीं पर अपना क्लास जो है समाप्त करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को बाबू क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है हम लोगों का सामाजिक परिवर्तन। ये उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। पूरा जो आपका सोशियोलॉजी है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और बाबू यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।